वेलकम। बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी की क्लास में। मैं मीनू माहेश्वरी और आज आई हूँ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ उसी चैप्टर के साथ। कौन सा चैप्टर? जॉर्ज पंचम की नाक। इस चैप्टर को बेटा मैंने 3 वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मेरी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को पाठ का कहानी समझाई थी विस्तार से। उसके बाद जो मेरी दूसरी क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को रिवीजन कराया था। साथ साथ मैंने आप लोगों को पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर भी समझाए थे। आज जो मेरी तीसरी और लास्ट क्लास उसमें रिवीजन के साथ फिर मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के रह गए हैं क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। तो सब बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा कि ये जॉर्ज पंचम की नाक। केवल मैंने जैसे बेटा बताया था कि केवल आपको जॉर्ज पंचम की नाक पे नहीं अटक जाना है, आपको नाक को देखकर ये देखना है कि जो इसके कहानीकार हैं यानी कमलेश्वर जी जो प्रसिद्ध कहानीकार, उन्होंने जो जॉर्ज पंचम की नाक को माध्यम बनाकर भारत की किस मानसिकता पर, किस सोच पर, किस प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार किया है, करारी चोट की है, वो आपको देखना है। जैसे कि बेटा पाठ का ही नाम है कि जॉर्ज पंचम की नाक। नाक को माना जाता है बेटा हमारे समाज में मान सम्मान का प्रतीक, द्योतक, है ना। नाक को लेकर कई मुहावरे भी बने हुए हैं। नाक काटना, नाक कटना, नाक ऊंची होना, नाक नीची होना, नाक पर मक्खी ना बैठना। अब बेटा मैंने बताया था ना क्या है कि नाक ऊंची होना यानी सम्मान मिलना और नाक नीची होना सम्मान का कम होना। तो शरीर के कितने भी अंग हैं बेटा इतने, लेकिन किसी पर इतने मुहावरे नहीं है जितने मुहावरे जो बने हैं किस पर? नाक को लेकर। क्यों? क्योंकि नाक को माना गया है मान सम्मान का प्रतीक, मान सम्मान का द्योतक। तो ये जो कहानी वो है प्रसिद्ध कहानीकार कौन? कमलेश्वर जी, जिन्होंने व्यंग किए हैं। जगह जगह पूरी कहानी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी हुई है। जॉर्ज पंचम की नाक को माध्यम बनाकर जो इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी, उन्होंने हर जगह यानी पूरी कहानी में व्यंग ही व्यंग का वर्णन किया है, व्यंग ही व्यंग किए हैं, तीखे प्रहार किए हैं उन्होंने इस कहानी में, है ना। किसके ऊपर? भारतीयों की मानसिकता के ऊपर, भारतीयों की सोच के ऊपर, भारतीयों की प्रवृत्ति के ऊपर। अब थोड़ा सा क्योंकि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने बेटा बताने हैं, तो कहीं भी आपका कुछ छूटा हो, नहीं समझ में आया हो, तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ी सी कहानी रिमाइंड करा देती हूँ जो मैंने आपको बताए थे 7 शीर्षकों के अंतर्गत कहानी। कि पहला जो है शीर्षक रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन, कि इंग्लैंड की रानी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो अपने प्रति जॉर्ज पंचम के साथ उन्हें 3 अलग अलग देशों के दौरे पर जाना था, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। अब उनको जाना था तो तैयारियां शुरू हो गई, क्या पहनकर जाएंगी। तीनों अलग अलग देशों में ऐसी पोशाकें पहन के जाएं देश के हिसाब से कि लोग उनकी तारीफ करें। दर्जी को बहुत चिंता थी उनकी पोशाकों को लेकर कि तरह तरह की पोशाक जिस देश में जाए उस हिसाब से पहन कर जाए, लोग तारीफ करें। क्योंकि रानी की तारीफ में ही किसकी तारीफ थी? उसकी दर्जी की तारीफ थी। क्योंकि सामान्य से विशिष्ट हर कोई बनना चाहता है, दर्जी भी मान सम्मान पैसा शोहरत चाहता था, तो इसलिए उसकी चिंता। और इसके लिए उसने भारत से रेशमी कपड़ा भी नीले रंग का मंगाया था और जिसकी लागत भी थी काफ़ी, 400 पाउंड थी जिसकी। अब क्या था बेटा कि तैयारियां शुरू हो गई, तो मीडिया वाले, अखबार वाले तरह तरह की खबरें छाप रहे थे रानी को लेकर, उनकी बावर्चियों की, अंगरक्षकों की, है ना, जीवनियाँ छाप रहे थे, कुत्ते, बावर्ची, अंगरक्षकों वगैरह की। उनका जो बेटा फिलिप्स उसके कारनामे, रानी की जन्म कुंडली छप रही थी, उनके पति की छप रही थी, यानी जो उनके अंगरक्षक बावर्ची जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया था, जान हथेली पर रखकर क्या किया था, भाग लिया था युद्ध में। तो ऐसी रानी के आगमन पर तैयारियां तो होनी थी, स्वागत होना था, तो तैयारियां शुरू हो गई भारत में भी क्योंकि रानी को आना था, जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई। अब क्या था, नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। सारी तैयारी हो गई, दिल्ली को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया। जो रानी को पालम हवाई अड्डे पर उतरना था, पूरी सफाई करा दी गई। इंडिया गेट पर आना था तो वहाँ की सड़कें वगैरह सारी मरम्मत करा दी, इमारतें ठीक करा दी, रंग रोगन करा दिया। उसके अलावा कि दोनों ओर सड़कों के छायादार वृक्ष लगवा दिए, प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर दी गई। और उसके अलावा जो क्या किया गया, प्रकाश की समुचित सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए और दिल्ली को सजा दिया गया। और ये सेंटेंस भी है कि किसी ने किसी को नहीं देखा, है ना, किसी से कुछ नहीं कहा, देखते ही देखते नई दिल्ली जमा हो गई, है ना। तो ये था कि दिल्ली को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजा दिया गया। अब क्या था बेटा कि जो थी कि नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम, एक बस समस्या थी नाक की, जो इंडिया गेट वाले वहाँ नाक की, जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पर नाक नहीं थी। उसकी भी दास्तान लंबी
कि उसके लिए भी क्या थे, काफ़ी भाषणबाजी नारेबाजी वगैरह हुई थी। उसको लेकर, मूर्ति को लेकर कुछ हटाने के पक्ष में थे, कुछ क्या थे, लगी रहने के पक्ष में थे, तो और कुछ शांत भी थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो फिर ये हुआ कि मूर्ति लगी रहे, सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बावजूद भी मूर्ति क्या हो गई, मूर्ति पर से नाक गायब हो गई। अब जब नाक गायब हो गई तो अब उसके बाद अब आ रही है कौन, रानी, विदेशी की नाक ना हो तो हमारा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये किसकी सोच, भारतीयों की सोच, भारतीयों की मानसिकता। अब क्या था बेटा कि एक विशेष कमेटी का गठन किया गया, कि इसके लिए एक विशेष कमेटी बैठाई गई, गठन किया गया, जिसमें कुछ जिम्मेदार नेता थे, अधिकारी थे, सभापति वगैरह थे। मूर्तिकार को बुलाया गया एक को, कि वो इसको मसला को हल कर दे। तो इस मसला का हल करने के लिए एक विशेष प्रकार की कमेटी का यानी सभा का गठन किया गया, यानी बनाया गया। अब क्या था, मूर्तिकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास, मूर्तिकार वो आया, वो पैसे से हीन था, जबकि मूर्तिकार जो कि भावुक व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन जो पत्थर में भी क्या कर देता है बेटा, जान डाल देता है, सजीव बना देता है, कि पत्थर भी बोलने लगता है, ऐसा लगता है मूर्तियां बना देता है। तो जो पैसे से हीन था, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर आते ही उसने कहा कि भाई, क्या कहा उसने कि भाई मूर्ति तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नाक की समस्या, उसके लिए फाइल निकलवाई जाए, रिकॉर्ड ये पता लग जाए कि ये पत्थर कहाँ से आया था। यदि ये पता लग जाएगा तो मैं उस स्थान पर जाकर पत्थर ले आऊँगा। तो फिर पुरातत्व विभाग की यानी प्राचीन फाइलें निकाली गई, है ना, दफ्तर में जाकर देखा गया, लेकिन फाइलें हजम थी, कुछ भी नहीं था, कोई भी फाइल नहीं मिली। अब वो दोबारा कमेटी बैठाई गई, दोबारा हुआ, फिर उसने अपना निर्णय दिया, कोई बात नहीं, मैं पहाड़ों पर जाऊंगा, खानों पर जाऊंगा, स्वयं से पत्थर मिलाकर ले आऊंगा, जो मिल जाएगा मैच का, नाक लगा दूंगा। तो उसको आज्ञा दे दी गई, अनुमति दे दी गई, गया जगह जगह, है ना। अब सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए पैसे को ऐंठ ही रहा था, वो बेवकूफ़ बना रहा था। अब गया, लेकिन उसको कोई पत्थर नहीं मिला। फिर कमेटी बैठाई गई सभा, और उसने अपनी बात रखी, कोई बात नहीं, भारत में इतनी वो है, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगी हुई है ना, इतने आज़ाद, इतने लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानी, है ना, महापुरुषों वगैरह की लगी हुई है मूर्तियाँ, मैं वहाँ जाऊँगा जगह जगह, और क्या करूँगा कि देख कर ले आऊँगा, किसी की तो नाक पिट बैठ जाएगी। उसको अनुमति मिल गई इशारों में, और उसने ये भी कहा कि ये जो चल रही है चर्चा, बाहर तक न जाने पाए, मीडिया तक, लोगों तक न जाने पाए, गुप्त रहे। इशारों में बात हो गई, उसको अनुमति मिल गई, गया वो, है ना, महाराष्ट्र गया, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, है ना, पंजाब वगैरह, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, जगह जगह वो गया बेटा। उसने देखा, लेकिन वहाँ पर क्या था कि उन्होंने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह वगैरह, है ना, सबकी उसने देखी मूर्तियाँ, राजा राम मोहन राय, है ना, और दादा भाई नेहरूजी वगैरह की, काफ़ी लोगों की उसने देखी, लेकिन सबकी नाक बड़ी थी जॉर्ज पंचम की नाक के आगे। उसके बाद उसने कहा कोई बात नहीं है, यदि ये भी बात है, दोबारा कमेटी बैठाई गई कि भाई बिहार सचिवालय के सामने 1942 में बच्चे शहीद हुए थे, लाओ उनकी देख ली जाए, उनकी नाक तो लगी जाएगी किसी एक की, जो शहीद हुए थे बच्चे, उसकी मूर्तियाँ बना दी गई थी, प्रतिमाएं बना दी गई थी, उसको अनुमति दे दी गई, इशारा में बात हुई। अब क्या था कि वो गया, उसने देखा, लेकिन उन बच्चों की भी नाक बड़ी थी, किसकी, जॉर्ज पंचम की नाक के आगे, उन बच्चों की भी, हमारे देश के बच्चों की। अब क्या था कि उसने फिर कमेटी बैठाई गई सभा, इस बार उसने अपना वो रखा, दुस्साहसपूर्ण बात रखी, और वो क्या कि कोई बात नहीं, 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक की जीती जागती नाक लगा दी जाएगी, इतनी बड़ी आबादी है। तो उसने ये बात रखी, सन्नाटा छा गया, बिल्कुल खामोशी, इशारों में बात हुई। उसने कहा ये जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, तो सबने हामी इशारों में सहमति दे दी, उसको एक कार्य सौंप दिया गया। अब वो अपना क्या करने लगा कि मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का उसने कि विचार 40 करोड़ की है, किसी ना किसी की तो फिट बैठेगी, सबकी सहमति हो गई सन्नाटे के बीच में, इशारे में, और उसको अनुमति दे दी गई। अब आगे जीवित नाक लगाने की तैयारी। अब क्या था, जीवित नाक लगाने की उसने तैयारी पूरी कर ली। क्या करा, जो मूर्ति के आसपास की जगह थी उसको साफ कर दिया, मूर्ति को साफ कर दी, उसकी मरम्मत करा दी, रंग रोगन करा दिया, मूर्ति के पास जो तालाब था उसमें ताजी पानी भर दिया ताकि जिंदा नाक सूखने ना पाए, और अखबार तक ये खबर पहुंचा दी क्या कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया है, जो देखने में कतई पत्थर की नहीं लगती, जिंदा लगती है। अब क्या था कि समाचार पत्रों की भूमिका, कि उस दिन के जो समाचार पत्र थे उसमें सब कुछ खाली था,
कुछ नहीं लिखा था, ना किसी के आगमन की सूचना थी, ना उद्घाटन की, ना किसी को पुरस्कार देने की, ना कोई ताज़ा चित्र था, है ना हवाई अड्डे की, यानी कोई भी खबर नहीं थी, ना किसी को प्रशस्ति पत्र मिलने की थी, ना सम्मान देने की थी, कोई भी खबर नहीं थी। केवल एक ही खबर छपी थी, और वो छपी थी क्या कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक का, जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति उस पर नाक का मामला हल हो गया है ना, जो देखने में कतई पत्थर की नहीं लगती, जिंदा लगती है। केवल यही खबर छपी थी और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या था कि जो मूर्ति पर नाक लगाना बेटा, क्या था कि उस दिन केवल एक ही खबर छापकर अखबार वाले क्या कर रहे थे बेटा, जो भारतीयों की थी ये जो वास्तविकता उसको उजागर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अखबार वाले। कि ये जो कार्य किया गया था कैसा था? शर्मनाक था। और इसको उन्होंने क्या किया था? उद्घाटित किया था, यानी जनता के आगे इसको दिखाना चाहा था। तो केवल एक वही खबर छपी थी और कोई भी खबर नहीं छपी थी। तो ये बेटा यहाँ पर होती है आपकी कहानी खत्म। और उसके साथ अब आपको बेटा हम बताने बेटा जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ तीखे व्यंग किए हैं, कौन कौन से किए हैं कमलेश्वर जी ने भारतीयों की मानसिकता पर। तो कहानी में कमलेश्वर जी ने जो व्यंग किए हैं भारतीयों की मानसिकता पर, वो देखने के बेटा एक बार। और इसे बेटा कॉपी पेन से आप नोट भी कर लें अपनी कॉपी पर कि कहाँ कहाँ और कौन कौन से व्यंग किए हैं। कि बौद्धिक रूप से गुलामी की मानसिकता पर व्यंग, कि पहला जो व्यंग किया है कि बौद्धिक रूप से गुलामी की जो मानसिकता है, कि भले ही स्वतंत्र भारत में है हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो मानसिकता है, सोच है, हम बौद्धिक रूप से मानसिक रूप से गुलाम हैं अभी भी। अब चाटुकारिता पर व्यंग, चाटुकारिता पर व्यंग है जो चापलूस होते हैं ऐसे लोगों पर व्यंग किया है। किसने? कमलेश्वर जी ने। निजी स्वार्थ भावना पर व्यंग, कि हम स्वार्थ में अंधे हैं, केवल हमको अपनी चिंता, मैं का भाव, हम के भाव से परे होना। तो क्या है कि निजी स्वार्थ भावना पर इसमें व्यंग किया गया है। आज रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं रह गई, तो बेटा और बातें तो अलग ही हो गई। अब उसके अलावा झूठे दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग, कि हम लोग झूठे दिखावे के पीछे भागते हैं। लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा था भोक्तावादी संस्कृति, जिसमें केवल क्या था? दिखावे के पीछे जो हम देखते हैं विज्ञापन वगैरह दूसरे के पास, उसी की होड़ करते हैं। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति वगैरह, खान पान, रहन सहन, भले ही हमें क्या है उसका रिजल्ट विपरीत मिल रहा है हमको, है ना, उल्टा, लेकिन उसके बावजूद भी हम केवल क्या है? दिखावे के पीछे भागते हैं। तो दिखावे की प्रवृत्ति के ऊपर व्यंग किया गया है। विदेशी आकर्षण की ओर आकृष्ट होने पर व्यंग, कि विदेशी आकर्षण की ओर हम लोग आकृष्ट होते चले जा रहे हैं अभी भी, है ना। जो भी है रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, है ना। अपने त्योहार हमें नहीं पता होता है, वैलेंटाइन टाइम और किस डे और चॉकलेट डे, है ना, बड़ा दिन, और ये सारी हमें पता है बेटा। न्यू ईयर अपना नहीं पता होगा कब शुरू होता है महीना हिंदी के हिसाब से, लेकिन हमको पता है कि 1 जनवरी से यानी क्या है? नया साल शुरू हो जाता है। तो क्या है बेटा ये कि हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और किसके पीछे भाग रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, यानी विदेशी आकर्षण के पीछे। खान पान में भी वही है, फास्ट फूड वगैरह खाना, भले ही उसके क्या है बेटा हम पर गलत इफेक्ट पड़ता है, फैट्स वगैरह बढ़ता है, लेकिन हम फिर भी करते हैं। उसके अलावा लास्ट समय पर जागने की प्रवृत्ति पर व्यंग, कि हम लोग लास्ट समय पर सोए रहते हैं, पहले जब लास्ट मोमेंट आता है तब जागते हैं। जैसे आप लोग भी बेटा बच्चे, चाहे हम लोग हैं बेटा, आप लोग भी हो पढ़ाई में, वैसे आप लोग सारा टाइम अपना बर्बाद, जब लास्ट मोमेंट आता है एग्जाम का समय तो आप लोग हड़बड़ी करते हो। ऐसे टीचर का होता है जब CCCR वगैरह रिपोर्ट वगैरह बननी होती है, कॉपी पहले से आपकी कंप्लीट नहीं है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या उल्टा पुल्टा करके 1-2 क्वेश्चन 3 करके और भागते हो फिर, है ना। तो ये आदत है किसकी? हम लोगों की, कि लास्ट समय पर जागने की प्रवृत्ति पर व्यंग। मूर्तिकार की भावुकता पर व्यंग, मूर्तिकार जो सबसे ज्यादा भावुक कहा जाता है, लेकिन क्या है? चंद पैसों के लालच के लिए उसने जो पत्थर में भी क्या कर देता है? जान डाल देता है। केवल निजी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर उसने क्या किया था? उस पर भी व्यंग है कि उसने दुस्साहसपूर्ण कांड किया था, अमानवीय कार्य किया था। अब उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था पर वह, वो सुरक्षा व्यवस्था सभी जानते हैं बेटा, और खासकर इंडिया में भी सबका कुछ हो जाता है तभी हमारी सुरक्षा व्यवस्था हाजिर होती है। तो सुरक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया है। भारतीयों की लापरवाही, भारतीय कितने लापरवाह हैं, उनकी लापरवाही पर व्यंग है भारतीयों की। और लापरवाह है बेटा सभी जानते हैं, है ना, कि कार्य के प्रति भी निष्ठा होना, लापरवाही रखना, ऑफिस वगैरह चले जाओ कहीं भी काम को लेकर लापरवाही, कोई जिम्मेदारी ना होना, है ना। अब उसके अलावा कि कर्तव्य निष्ठा पर व्यंग, कि हम लोगों को भारतीयों को क्या है बेटा? अपने कर्तव्य का उचित बोध नहीं है, कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से हम निष्ठ नहीं है ना। फाइलें वगैरह आप ऑफिस में चले जाओ, है ना, चाहे बड़ा हो बच्चा, कुछ बताने की नहीं करेंगे, एक से दूसरी, दूसरी पे तीसरी, यानी क्या है बेटा कि कर्तव्य का बोध ना होना। देशभक्ति की भावना पर व्यंग,
कि देशभक्ति की कि हम लोगों के ऊपर सिर्फ क्या अपनी चिंता है ना, और क्या है मैं भाव केवल स्वार्थ भावना में करते हैं। तो देशभक्ति की भावना तो है ही नहीं कि देश के लिए कुछ करें, है ना। तो देशभक्ति की भावना पर व्यंग है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान भावना पर, कि स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति नेता और अधिकारी समझ रहे थे कि उन्होंने लाख लगाकर क्या कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, किला फतह कर लिया, दुर्ग जीत लिया। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया था, देश की नाक को कटा दिया था। तो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान भावना पर व्यंग, स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाने पर व्यंग, है ना, कि स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, दुस्साहसपूर्ण कार्य करना, है ना, अमानवीय कार्य करना, जो क्रूरता भरा कार्य था, षड्यंत्रकारी कार्य था, और ऐसा आज बेटा समाज में सब होता है। ये सारा कुछ बेटा समाज में, हमारी शासन व्यवस्था में, कार्य प्रणाली में है। तो उसी का ही वर्णन किया है कमलेश्वर जी ने, है ना। भारतीयों की मानसिकता पर, सोच पर, प्रवृत्ति में जो हमारे देश में दिखाई दे रही है, ये फैली हुई है और बढ़ती चली जा रही है। तो ये जगह जगह कटाक्ष किए हैं भारतीयों की मानसिकता को लेकर, सोच को। केवल एक जगह अच्छाई बताई है भारतीयों की, वो क्या बताई है, कहाँ पर, कि जब वो गया था मूर्तियों को देखने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों की, फिर बच्चों की भी, तो सबकी नाक बड़ी थी, किसकी आगे, जॉर्ज पंचम की नाक के आगे। तो लेखक इसके माध्यम से बताना चाहता है कि हमारे देश के चाहे बड़े हों बच्चे, सभी का सम्मान कहीं अधिक है अन्य देशों में रहने वाले लोगों की तुलना में। हमारा देश वीरों का, महापुरुषों का, विद्वानों की भूमि रही है। समय समय पर यहाँ पर बेटा कैसे हुए हैं, दशरथ जैसे हुए हैं, जो प्राणों की क्या है, कि जिनको प्राणों की चिंता नहीं थी, वचन की खाते, कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उसके अलावा क्या है, कर्ण जैसे दानी, हरिश्चंद्र जैसे क्या हुए हैं, सत्यवादी हुए हैं। उसके अलावा क्या हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन, राम कृष्ण जैसे क्या है, जिन्होंने गीता का उपदेश दिया, सार दिया। उसके अलावा क्या हुआ है कि जो हमारे क्या है, भीष्म पितामह जैसे हुए, कि भीष्म पितामह, भीष्म प्रतिज्ञा लेने वाले। उसके अलावा अभिमन्यु जैसे वीर, है ना, और कौन से, अर्जुन जैसे धनुर्धर। तो ये तो भूमि ऐसे लोगों की रही है, भारत तो शुरू से ही, है ना। तो यहाँ पर तो क्या है बेटा, नचिकेता वगैरह ये सारे ऐसे हुए हैं, पाला, मैत्री वगैरह, इतनी विदुषी वगैरह हुई है यहाँ पर। तो भारत तो वीरों की, विद्वानों की और किसकी है, महापुरुषों की भूमि रही है। जो हमारे देश के वैज्ञानिक और इंजीनियर, यानी वो सब पलायन कर जाते हैं। बुद्धि किसकी चल रही है, भारतीयों की। क्यों, क्योंकि केवल स्वार्थ भावना से उनको क्या लगता है बेटा कि यहाँ पर उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही, तो इसके लिए कहाँ करते हैं, विदेशों में पलायन कर जाते हैं। तो सब बुद्धि हमारी ही चल रही है देश की। तो बेटा ये है कि इसके माध्यम से लेखक ने जगह जगह तीखे प्रहार किए हैं, तीखे व्यंग किए हैं। अब हम चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, बेटा क्वेश्चन आंसर की ओर। अभी इससे पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चंस कराए थे। आज जो शुरू होना है 11 नंबर के क्वेश्चन से शुरू होना है, और यही बेटा आप लोगों के नोट्स हैं जो बताया जा रहा है, उसको सुने बेटा, आप देखें वीडियो को, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा दोबारा आप देखें वीडियो को, और नोट्स तैयार करते चले जाएं। अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें बेटा, है ना। किताबी भाषा, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें, और साहित्यिक शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करने की कोशिश करें। जो लिखें उसमें साहित्यिक शब्दों को अधिक प्रयोग करें, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर आप बेटा अपने नोट्स तैयार करते चले जाएं। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि रानी एलिजाबेथ के आने की खबर ने हिंदुस्तान में कैसी सनसनी फैला दी। कि रानी एलिजाबेथ के आने की जो खबर थी उसने हिंदुस्तान में कैसी सनसनी फैला दी, कि जो रानी के आने का, कि 3 जगह के दौरे पर, भारत, पाकिस्तान और नेपाल, तो 3 अलग अलग देश जाना था। तो क्या था कि जो दर्जी, उसको चिंता पोशाकों को लेकर, रानी जाएगी, कौन सी पहनेगी, क्या करेगी, किस समय में कौन सी पहनेगी, कैसे कपड़ा होगा, क्या होगा, तो ये सारी थी खबरें। उसके अलावा अखबार वाले और क्या कर रहे थे खबरें, कि जो अंगरक्षक थे, जो बावर्ची वगैरह थे रानी के, और इसके अलावा जो उनका बेटा प्लेब्स, उसके कारनामे, यहाँ तक कि कुत्तों की भी क्या छप रही थी, जीवनियाँ छप रही थी, और रानी की जन्म कुंडली, उनके पति की, यानी सब की छप रही थी। और जो क्या होता था बेटा कि पहले दिन जो छपती थी खबर कहाँ, इंग्लैंड में, वही खबरें अगले दिन भारत के समाचार पत्रों में दिखाई देने लगती थी, अखबारों में। यानी एक सेंटेंस भी आया है कि शंख इंग्लैंड में बजता था और उसकी गूंज कहाँ सुनाई देती थी, भारत में। यानी शंख कहाँ बजा, इंग्लैंड में। यानी पहले दिन जो खबर छपी वो कहाँ छपी, इंग्लैंड में, और उसकी जो गूंज सुनाई दी भारत में। अर्थात वही खबर दूसरे दिन जो छप जाती थी अगले दिन, वो भारत के समाचार पत्रों में छप जाती थी। तो रानी के संबंधित जो भी थे, उसके अंगरक्षक,
बावर्ची वगैरह, कुत्ते, बेटे के कारनामे, उसके पति की, सबकी कुंडलियां छप रही थी बेटा, जीवन पत्री है ना, जीवनियां, रानी की जन्म कुंडली वगैरह। तो क्या था, शंख बजता था इंग्लैंड में और गूंज कहाँ सुनाई देती थी, भारत में। तो ये है क्वेश्चन बेटा कि रानी एलिजाबेथ के आने की खबर ने हिंदुस्तान में कैसी सनसनी फैला दी, कि क्या था, शंख बजता था कहाँ, इंग्लैंड में, गूंज सुनाई देती थी भारत में। यानी जो खबरें भरी होती थी ज्यादातर वो किससे, रानी की ही खबरों से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसे गायब हो गई। कि जॉर्ज पंचम है ना, जो ब्रिटिश शासनकाल में शासन किया था, अपनी मूर्ति लगवा दी थी है ना, तो कुछ की तो हटा दी गई थी, कुछ की रह गई थी, और उस मूर्ति पर भी क्या थे, इसको लेकर काफ़ी क्या है, दास्तान लंबी इसकी भी, किसके लिए भी भाषणबाजी हुई थी, नारेबाजी हुई थी, बहसें हुई थी, पार्टियां बन गई, अलग अलग पार्टियां, एक पक्ष में और एक विपक्ष में। कुछ शांत वाले भी थे, पक्ष वाले चाहते थे कि मूर्ति रहे, और जो विपक्ष वाले चाहते थे वो चाहते थे मूर्ति ना रहे। क्योंकि पक्ष वाले कौन से थे, कि जिनको जॉर्ज पंचम के समय में ब्रिटिश शासन काल में जिनको फायदा हुआ था तो वो तो चाहते थे मूर्ति रहे, लेकिन जिनको नहीं था फायदा और जो ये सोचते थे, जिनकी सोच थी कि इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था, हम पर शासन किया, हुकूमत किया, हमको सताया है ना, हमारा देश लूट कर ले गए, तो वो लोग क्या चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति की मूर्ति रखना क्या है, गलत है, तो उसकी मूर्ति हटा देनी चाहिए। तो दो पक्ष बन गए। अब इसके लिए क्या किया गया बेटा, कि मूर्ति रहे, सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए गए। लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध के बावजूद भी क्या हो गया, जो जॉर्ज पंचम की इंडिया गेट के पास वाली जो मूर्ति थी उस पर से क्या हो गई, नाक का गायब हो जाना। तो कि जॉर्ज पंचम की नाक कैसे गायब हो गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। क्योंकि जो विपक्षी वाले थे, जो ये चाहते थे कि मूर्ति ना रहे, तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी मूर्ति की नाक को ही गायब कर दिया। नाक का गायब करना मीन्स क्या बेटा, सम्मान गिरा देना, कि ऐसे व्यक्ति को क्या सम्मान देना कि जिसने हमारे ऊपर हुकूमत किया, शासन किया, हमारे देश को लूटा है ना, पूरी तरह से यातनाएं दी हमको, तो ऐसे लोगों की मूर्ति रहनी नहीं चाहिए देश में। तो उन्होंने क्या कर दिया, मूर्ति पर से नाक गायब कर देना, यानी इज्जत को बिल्कुल मिट्टी में मिला देना, इज्जत नीची कर देना, सम्मान को गिरा देना, मान सम्मान को गिरा देना, कम कर देना। अब आगे, नाक लगने के दिन कोई सार्वजनिक समारोह क्यों नहीं हुआ। जिस दिन नाक लगी थी उस दिन कोई सार्वजनिक समारोह नहीं हुआ था। क्यों, क्योंकि सभी को अपनी अपनी चिंता थी 40 करोड़ की आबादी में, कि भाई किसकी नाक लगा दी जाए, कब किस पर कहर ना हो जाए, है ना। नाक लगना मीन्स मर जाना, क्योंकि नाक ही नहीं है, सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या है, जीवित तो रह नहीं सकते। तो सभी को क्या थी, अपनी अपनी नाक की चिंता थी। दूसरा क्या था बेटा, कि जो कार्य था क्रूरता भरा था, षड्यंत्रकारी था। जो नेता अधिकारी समझ रहे थे कि मूर्ति पर नाक लगाकर उन्होंने देश की इज्जत बचा ली, लेकिन ऐसा नहीं किया था, बल्कि देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी उन्होंने। उस दिन जो हमारा देश लग रहा था वो कैसा लग रहा था, बिना नाक वाला देश, तो जो कि किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए जो जॉर्ज पंचम की जो नाक लगने के दिन जो कोई भी सार्वजनिक समारोह नहीं हुआ था, इसीलिए क्योंकि ये कार्य क्रूरतापूर्ण था, षड्यंत्रकारी था, अमानवीय कार्य था, दुस्साहसिक कार्य था, जिसमें हमारे कर्मचारी, हमारे जो जिम्मेदार नेता और हमारे जो अधिकारी, खासकर मूर्तिकार भी, जो क्या था कि भावुक समझा जाता है, पत्थर में भी जान डाल दे, तो उसमें मूर्तिकार जैसा व्यक्ति भी शामिल था। हमारे जो नेता, जो जिम्मेदार अपने को कहते हैं, वो लोग भी, अधिकारी लोग सारे इसमें शामिल थे। तो ये कार्य क्या था, अमानवीय कार्य था, क्रूरता से भरा कार्य था। तो इसलिए क्या था कि नाक लगने के दिन कोई सार्वजनिक समारोह नहीं हुआ था। अब आगे, एलिजाबेथ के भारत आगमन पर अखबार वाले इंग्लैंड में बजते शंख की गूंज को हिंदुस्तान में कैसे पहुंचा रहे थे। फिर से क्वेश्चन सुन ले बेटा, कि एलिजाबेथ के भारत आगमन पर अखबार वाले इंग्लैंड में बजते शंख की गूंज को हिंदुस्तान में कैसे पहुंचा रहे थे। बेटा ये जो मैंने अभी 11 नंबर का क्वेश्चन बताया था, लमसम वैसा ही है, कि पहले कहाँ थी खबर छपती थी, जो खबर पहले दिन इंग्लैंड में छपती थी वही अगले दिन भारत के समाचार पत्र में आ जाती थी, वही सारी खबरें, यानी सनसनी फैलाने के लिए उसके बावर्ची की, है ना, अंगरक्षकों की, कुत्तों की, सबकी क्या थी, जीवनियाँ छपती थी, जो वहाँ वही यहाँ पर भी भारत के अखबार में भी, यानी ज़्यादातर जो समाचार पत्र था रानी एलिजाबेथ की खबरों से, रानी कब क्या पहनेगी, कौन से कपड़े पहनेगी, 3 देशों के दौरे पे जाना है, भारत आएगी, कौन से दिन क्या पहनेगी,
है ना। तो सारी खबरें इससे भरी हुई थी। रानी की जन्म कुंडली छपना, फिलिप्स उनका बेटा, उसके कारनामे और जॉर्ज पंचम के, यानी जो सारी खबरें बसती होती थी वो किसकी होती थी, रानी से संबंधित। और शंख कहाँ बसता था, इंग्लैंड में, और वो गूंज कहाँ सुनाई देती थी, भारत में। यानी पहले दिन जो खबरें छपती थी इंग्लैंड में, वही खबर छपती थी कहाँ, भारत के समाचार पत्र में अगले दिन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया और उसे सुनकर सभापति ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। फिर से क्वेश्चन सुन ले बेटा कि मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया, कि पहला क्वेश्चन है कि मूर्तिकार ने क्या सुझाव दिया और उसे सुनकर सभापति ने क्या प्रतिक्रिया प्रकट की, पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो मूर्तिकार बेटा वो तो पैसे के लिए ही कर रहा था, स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर कर रहा था। सबसे ज़्यादा भावुक कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बतानी बार बार, जो क्या करता है पत्थर में भी जान डाल देता है, सजीव कर देता है उसको। लेकिन पैसे से हीन था, स्वार्थ भावना के लिए उसने दुस्साहसिक कार्य किया था, क्रूरतापूर्ण कार्य किया था बेटा। तो क्या था कि उसने केवल क्या, शुरू से ही क्या थी, क्योंकि वो क्या था बेटा, बोलने में चतुर था, चालाक था, पटु था, और इसके अलावा क्या था, एक तरह से देखा जाए बेटा कि उसके अंदर जो थी कुटिल, कूटनीतिज्ञ था, है ना। कुटिल क्या था, एक तरह से राजनीतिक कह सकते हो, पॉलिटिशियन कह सकते हो, जैसे राजनेता लोग होते हैं, तो कुटिल राजनीतिज्ञ था। और इसके अलावा क्या था बेटा कि उसके अंदर जो एक तरह से पूरी तरह से लालच भरा हुआ था, पैसे की ही भावना कि कहीं ना कहीं से कैसे भी पैसा इटे, सैर सपाटा करे। तो उसके लिए उसने बेटा क्या किया था कि शुरू से ही कि पहले पुरातत्व विभाग की फाइलें निकलवाई उसने, उसके बाद उसमें भी काम नहीं बना उसका, जगह जगह पहाड़ों खानों पर गया, वहाँ भी नहीं मिला, फिर जगह जगह गया, है ना, हरियाणा, पंजाब, बिहार, असम, उड़ीसा, है ना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जगह जगह देखी थी, गोखले, तिलक वगैरह की, पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, है ना, दादा भाई नेहरू जी, सबकी उसने देखी। लेकिन क्या था, सबकी नाक बड़ी थी। उसके अलावा फिर बच्चों की, जो बिहार सचिवालय के सामने 1942 में शहीद हुए थे, उनकी भी सबकी नाक बड़ी थी, किसके आगे, जॉर्ज पंचम की नाक के आगे। अब इतने पर भी वो हार नहीं माना, उसने क्या कहा, 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक की जिंदा नाक को लगा दी जाए और ये खबर बाहर तक न जाने पाए, किसी को पता ना लगे। अब उसके लिए सभापति वगैरह जो सब बैठे थे, हमारे जिम्मेदार नेता वगैरह, राजनेता, उसके अलावा अधिकारी वगैरह, सभापति, सबकी सहमति हुई, सन्नाटा तो छाया, लेकिन क्या था, सहमति से सारे कार्य होते गए। तो ये है ना कि उनकी क्या प्रतिक्रिया प्रकट की उन्होंने सुनकर सभापति ने, तो प्रतिक्रिया क्या थी, पहले सन्नाटा था, लेकिन उसके बाद क्या करा, सहमति दे देना। और उसी की सहमति से, सभापति की सहमति से क्या हुआ बेटा कि वो तैयार हो गया और उसने ये कार्य किया, जो कैसा था, दुस्साहसिक कार्य था, और जिसमें सब लोग मिले हुए थे, हमारे सभापति वगैरह, सबकी सहमति थी। तो इसमें क्या था, सभापति वगैरह सबकी इसमें सहमति शामिल थी, और जिस कारण उसने ऐसा कार्य किया। तो ये है बेटा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर 15। अब हम आगे की ओर भी बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। बेटा बढ़ते हैं हम लोग अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं कि 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। अब जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। जॉर्ज पंचम की नाक नामक जो कि पाठ है, इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ये जो टाइटल है, शीर्षक है, कौन सा, जॉर्ज पंचम की नाक। तो जिसके जो लेखक है कमलेश्वर, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बेटा कि पूरी व्यंग रचना है, व्यंग्यात्मक शैली में पूरा पाठ लिखा हुआ है, और जो इसके लेखक है कमलेश्वर, पूरी कहानी में नाक को माध्यम बनाकर उन्होंने भारतीयों की मानसिकता पर, भारतीयों की जो सोच है, भारतीयों की जो प्रवृत्ति है, उस पर पूरी तरह से कटाक्ष किया है, तीखा प्रहार किया है बेटा, व्यंग किया है। क्यों, क्योंकि यदि आप अपनी शासन व्यवस्था देखोगे, कार्य प्रणाली देखोगे, तो आपको वास्तविक रूप में वही सब कुछ दिखाई देगा जो कि इस कहानी में है और जो कि लेखक ने इसमें व्यंग किया है। तो इसमें जो है सबसे पहले बौद्धिक रूप से गुलामी की मानसिकता पर व्यंग, कि हमारा जो देश भारत भले ही स्वतंत्र हो गया है, हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। चाटुकारिता की प्रवृत्ति, कि चापलूस लोगों का ही है जमाना, यहाँ पर चापलूस लोग हैं, चापलूसी में लगे रहते हैं और उससे फ़ायदा लेते हैं। उसके अलावा बेटा निजी स्वार्थ की भावना,
कि हमारे अंदर क्या है, निजी स्वार्थ जो करते हैं, स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर करते हैं, सिर्फ मैं के लिए करते हैं, देश के लिए नहीं हम हमारी सोचते कुछ भी, बल्कि सिर्फ किसके लिए सोचते हैं, अपने लिए, निजी स्वार्थ भावना पर है के लिए। उसके अलावा झूठे दिखावे, कि आज भी हम क्या है, झूठे दिखावे के लिए जीते हैं। अब बेटा उसका क्या है, 3 वर्ग, मिडिल क्लास है ना, लोअर, अपर। तो जो लोअर है बेटा, निम्न के हैं, तो वो तो क्या ये कह कर कि हम पे है नहीं, जो सामर्थ्यवान है अपर उच्च वर्ग के, वो अपना सब कुछ सामर्थ्यवान कर सकते हैं। सिर्फ मारा कौन जाता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मध्य वर्गीय परिवार। तो बेटा क्या है, सिर्फ झूठे दिखावे के लिए, तो झूठे दिखावे की प्रवृत्ति है यहाँ पर, कहाँ, भारतीयों में। उसके अलावा क्या है बेटा कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की कैसी है, वो सब जानते हैं। लोगों का लापरवाह होना, लोगों को अपने कर्तव्य का बोध ना होना, भारत की जो शासन प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, कि किस तरह से करते हैं, सरकारी कार्य प्रणाली, कि सरकारी कार्य किस तरह से होते हैं, फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं, लोग क्या है, आलसी, लापरवाह, अपने कर्तव्य का उन्हें बोध नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है। उसके अलावा क्या है कि लास्ट मोमेंट पर चेतने की प्रवृत्ति, कि पहले सोए रहेंगे, जब लास्ट समय होगा तब क्या करते हैं, लोग जागते हैं यहाँ के, और निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, कुछ भी कर जाना, तो ये यहाँ के लोगों की प्रवृत्ति है। और यही बताना चाहा है जॉर्ज पंचम नाग के जो पाठ है उसके शीर्षक के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से, पाठ के माध्यम से, कि जो इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी ने, वो यही सब कुछ बताने की कोशिश की है कि भारत में क्या है, लोगों की कैसी मानसिकता, कैसी सोच, कैसी प्रवृत्ति, उस सबको बताने की कोशिश की है। तो ये है बेटा इसका आंसर। अब नेक्स्ट, अंत में कानाफूसी करके मूर्तिकार को किस बात की इजाजत दी गई, कि अंत में जब कानाफूसी हुई, कमेटी बैठाई गई, और लास्ट में जब कानाफूसी हुई, एक दूसरे को देखने लगे, मूर्तिकार, दुस्साहसिककार, उसने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, स्वार्थ भावना थी, पैसे का लालच था, लालची प्रवृत्ति का था, बागपटु था, चालाक था, बेवकूफ बना रहा था, अपना उल्लू सीधा कर रहा था, है ना, साध रहा था। कौन कर रहा था, मूर्तिकार। तो उसने ये कहा, क्या कहा था लास्ट में, कि 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक की जिंदा नाक को लगा दिया जाए, है ना, जीती जागती नाक को लगा दिया जाए उस मूर्ति पर। तो सबकी क्या थी, इशारों में सन्नाटा हो गया था, है ना, शांति छा गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस इशारों में ही सहमति हो गई। तो इसमें ये पूछा गया है कि मूर्तिकार को किस बात की इजाज़त दे दी गई, उसको ये इजाज़त दे दी गई कि 40 करोड़ की आबादी में से किसी एक की वो जिंदा नाक को लगा दे। तो इस बात की उसको इजाज़त मिल गई, किसको मिल गई, मूर्तिकार को। और इसमें सब शामिल थे, जो हमारे नेता थे, है ना, वो भी शामिल थे, हमारे जो अधिकारी थे, सभापति, सबकी सहमति से ये कार्य हुआ। अब आगे बेटा, कि जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश में चली आ रही औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता का यथार्थ चित्रण है कैसे, कि जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश में चली आ रही औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता का यथार्थ चित्रण है कैसे। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोग का 2019-20 में आया है। ये 3 क्वेश्चन है, आप फिर से सुन ले तीनों को। कि जॉर्ज पंचम की नाक भारतीय शासन व्यवस्था का सही चित्र खींचता हुआ पाठ है कैसे, कि जॉर्ज पंचम की नाक भारतीय शासन व्यवस्था का सही चित्र खींचता हुआ पाठ है कैसे। उसके अलावा जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्तिकार एक अवसरवादी व्यक्ति है, जो सबको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू साध रहा है। तर्क सहित पुष्टि कीजिए, कि जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्तिकार एक अवसरवादी व्यक्ति है, जो सबको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू साध रहा है। तर्क सहित पुष्टि कीजिए। जो 18 नंबर का 19-20 ये 3 क्वेश्चन मैंने बोले बेटा, ये आप लोगों का 2019-20 के पेपर में भी आया था, और इसी तरह के आते भी हैं क्वेश्चन, है ना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ये बेटा कराए जा रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह से आते हैं आपके एग्जाम में। तो सबको बेटा ध्यान से देखें कि क्या है इसमें, क्या बताने की कोशिश है, कि जॉर्ज पंचम की नाक हमारे देश में चली आ रही औपनिवेशिक गुलामी की मानसिकता का यथार्थ चित्रण है कैसे। गुलामी की मानसिकता मैंने बताया ना आपको, कि बौद्धिक रूप से हम लोग गुलाम हैं बेटा आज भी, है ना।
पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के, है ना, विदेशियों के, कि भले ही स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गुलाम हैं विदेशियों के, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के। उसी के आकर्षण में हम लोग भागते हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे पहनावा हो, हर तरफ हम होड़ करते हैं। किसकी करते हैं? विदेशियों की, पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की। अपना संतुलित सात्विक भोजन भूलकर हम लोग क्या है, फास्ट फूड वगैरह खाते हैं। पहनावा जो हम लोगों का है, साड़ी सूट वगैरह, कुर्ता पजामा, ये सब भुलाकर हम क्या करते हैं बेटा, जीन्स टॉप, ये वो, है ना, वेस्टर्न कपड़े वगैरह पहनते हैं, उसके पीछे भागते हैं। अपने तीज त्योहार को, हमें होली दीपावली का नहीं पता होगा बच्चों को कब मनाई जाती है, क्यों, लेकिन वैलेंटाइन डे, किस डे, है ना, चॉकलेट डे, ये सारे डे बच्चों को पता होते हैं, अच्छे से डेट पता होती है उनकी, है ना। तो ये सारे क्या है बेटा, कि भले ही क्या है इनका, इसके साइड इफेक्ट आपने वो उपभोक्तावादी संस्कृति में पढ़ा था ना, कि तेल है, देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है, विदेश का आया हुआ है तो बड़ी तारीफ होगी उसकी। परफ्यूम वगैरह है, पहनावा है ना, कि कपड़ा वहाँ से आया हुआ है तो लोग क्या है, अच्छा मानेंगे। यहाँ हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा, सारा आप लोगों ने पढ़ा था ना उपभोक्तावादी संस्कृति में। और उसके क्या हो बेटा, कि हम तो लाए तेल लगाने के लिए, साबुन की ये है, पता लग रहा है कि हमारे तो बाल की अच्छा करने के लिए, पता लगा बाल ही उड़ गए हमारे, गायब हो गए, है ना। क्रीम वगैरह लगाने के लिए लाए हैं, चेहरे पर क्या है, चेहरा ही खराब कर दिया। पहनावा है, हम ओढ़ करके पहन के जा रहे हैं, पता लग रहा है कि सब हमारी तारीफ, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है, हमारी हंसी हो रही है, हम हास्यपद बन रहे हैं, हंसी के पात्र बन रहे हैं, है ना। तो उससे क्या है बेटा, जो हमारी अपनी देश की वो है, जो ये क्या नाम है, अपने देश के लिए जो सामान है बेटा, खनिज वगैरह, ये सब क्या है, इनकी वेस्टेज ही तो हो रही है बेटा। जो जरूरत की नहीं भी है, लकड़ी वगैरह है, सब हम जबरदस्ती की बेटा यूज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा बर्बाद करते हैं। फर्नीचर एक ही कमरे में है, उसी से काम हो जाए आपका, लेकिन पता लगता है 10-10 कमरे बन जाते हैं, उसमें फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है बेटा, कि ये सब सामान का जो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका अनुचित विदोहन होना। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन, उसका हम क्या करते हैं, अनुचित विदोहन करते हैं, बर्बादी करते हैं, वेस्टेज करते हैं। तो ये क्या है बेटा, कि जो हमारी क्या है, कि गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है, कि हम आज भी बौद्धिक रूप से गुलाम हैं, मानसिक रूप से गुलाम हैं। किसके? विदेशी सभ्यता संस्कृति के, विदेशियों के हम आज भी गुलाम हैं, और उसी आकर्षण में हम भागते हैं, विदेशियों के झूठे आकर्षण में, उसकी चकाचौंध के पीछे हम लोग क्या करते हैं, भागते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जॉर्ज पंचम की नाक भारतीय शासन व्यवस्था का सही चित्र खींचता हुआ पाठ है, कैसे? कि जॉर्ज पंचम की ये जो नाक है पाठ, वो भारतीय शासन व्यवस्था का सही चित्र खींचता हुआ पाठ है। ये बेटा बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको जैसे बताया था कि पाठ में जो कुछ भी बताया है कमलेश्वर जी ने, वो पूरा भारतीयों के बारे में ही बताया है, उसकी कार्य प्रणाली के बारे में, है ना, शासन प्रणाली के बारे में, कार्य प्रणाली के बारे में बताया है, सरकारी कार्यालय में क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, सारा उसी का वर्णन है। कि यहाँ पर सब क्या है, बौद्धिक रूप से गुलाम हैं, चाटुकार हैं, स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, लापरवाह हैं, कर्तव्य का बोध नहीं है, एहसास नहीं है, लास्ट समय में हम लोग चेतते हैं, है ना। हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है ना, हम लोगों की, भारतीयों की सुरक्षा व्यवस्था, कर्तव्य निष्ठता, हम लोगों के देश के प्रति कितना लगाव है, देशभक्ति की भावना कितनी हम लोगों के अंदर है। उसके अलावा क्या है बेटा, कि हम लोग स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, कुछ भी कर जाना। तो ये सब क्या है बेटा, कि भारतीय शासन व्यवस्था की, कि कैसी है शासन व्यवस्था, अधिकारी से लेकर, कर्मचारी से लेकर अधिकारी यहाँ भ्रष्ट ही भ्रष्ट है। आपने देखा ना इस कार्य में, जो हमारे कर्मचारी, नेता, अधिकारी सब इसमें शामिल थे। तो यहाँ तो भारत क्या है बेटा, कि कर्मचारी से लेकर, है ना, अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर बेटा भ्रष्टाचारिता ना हो, चाहे शिक्षा का हो, साहित्य का हो, कला का हो, तकनीक का हो, खेल कूद का हो, रंगमंच का हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भ्रष्टाचारिता ना हो, जहाँ पैसे का ना हो, सिर्फ स्वार्थ भावना, अपनी जेब भरना, है ना, उससे दूसरे को चाहे अहित हो, है ना, उसकी चिंता न करना। तो भारतीय शासन व्यवस्था का, कार्य प्रणाली का, कि कैसी है, भ्रष्टाचार पूर्ण है ना, लापरवाह हैं लोग, अपने अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, लास्ट मोमेंट पर जागना, है ना, एक दूसरे के ऊपर काम को सौंपना,
जो अधिकारी वगैरह हैं वो अपने नीचे के अधिकारी को, जो और अधिकारी नीचे के हैं वो और को, और जो अधिकारी फिर उसके बाद कर्मचारी, सब एक दूसरे के ऊपर टालते चले जाते हैं कार्य को। तो यहाँ की जो शासन प्रणाली है, व्यवस्था, और आज उसी का ही परिणाम है, रिजल्ट है कि भारत विकास के दौड़ में पीछे होता चला जा रहा है ना। विकसित देशों में भारत की गिनती नहीं होती, विकासशील देशों में भारत की गिनती होती है। केवल अपने आलसीपन के कारण, केवल अपनी इस कार्य प्रणाली के कारण यदि इसमें बदलाव ले आए तो निश्चित रूप से भारत क्या कर सकता है, तरक्की कर सकता है, विकास की दौड़ में आगे बढ़ सकता है। अब आगे बेटा कि जॉर्ज पंचम की नाक में मूर्तिकार एक अवसरवादी था ना बेटा। अवसर की तो तलाश थी उसको, पैसा कमाना, पैसा करना है ना, खींचना ज्यादा से ज्यादा। तो एक कैसा था, अवसरवादी व्यक्ति, अवसर की उसको तलाश थी और उसको वो अवसर मिल गया पैसा खींचने का, है ना, अपनी जेब भरने का, क्योंकि वो कैसा था, लालची था, स्वार्थ की भावना से प्रेरित था। जो सबको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू साध रहा है, तर्क सहित पुष्टि कीजिए। जो अपना उल्लू सबको मूर्ख बनाकर सबको मूर्ख बना रहा था, नेता लोगों को, जो जिम्मेदार नेता थे, अधिकारी थे, सभापति, सबको क्या कर रहा था, मूर्ख बनाकर अपना उल्लू साध रहा था। तर्क सहित पुष्टि कीजिए, तर्क के साथ आपको बताना है कि कैसे कर रहा था। कि उसने क्या करा था, आते ही अपनी बात रख दी कि हो जाएगा। पहले क्या है, पुरातत्व विभाग की फाइलें निकलवाओ, नहीं है, पहाड़ों खानों पर गया, मस्ती सैर सपाटा करने के लिए घूम फिर कर आ गया, है ना। उसके बाद जगह जगह गया घूमने, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, मैंने बताया ना जगह जगह, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कोई जगह भी नहीं छोड़ी उसने। और मूर्तियों को देखा उसने, है ना, किसकी, तिलक वगैरह की, गोखले, तिलक, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब की मूर्तियों को देखा, गांधी जी वगैरह की, और घूम फिर के आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार सचिवालय, बिहार गया, फिर क्या है, सचिवालय के सामने जो बच्चे शहीद हुए थे उनकी मूर्तियों को, तो सिर्फ क्या कर रहा था, वो बेवकूफ़ बना रहा था। और राष्ट्र में क्या था, 40 करोड़ की आबादी में से एक की नाक लगाने के लिए, सिर्फ स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर। जबकि मूर्तिकार को मैंने बताया था बेटा, सबसे ज़्यादा भावुक व्यक्ति होना, पत्थर में भी जान डाल देना, सजीव कर देना, जो कि इतना होता है कि मूर्ति बोल उठे ऐसी बना देता है अपने हाथ के जादू से। तो उसने भी क्या करा, सिर्फ स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर, क्योंकि उसे अवसर का तलाश था और वो अवसर उसको मौका मिल गया बेवकूफ़ बनाने का। जो नेता लोग थे, है ना, जिम्मेदार, उनको, अधिकारी अफसर वगैरह को, और जो थे हमारे सभापति वगैरह, उनको उल्लू बनाकर क्या कर रहा था, वो सबको मूर्ख बनाकर क्या कर रहा था, अपना उल्लू साध रहा था, बेवकूफ़ बना रहा था, मूर्ख बना रहा था, सबको गुमराह कर रहा था पैसे के लिए, और अपना उल्लू साध रहा था, है ना। और उसके लिए उसने करा भी, पैसे को ऐठा और लास्ट में मूर्ति पर नाक लगा दी। दुस्साहसपूर्ण कार्य किया, अमानवीय कार्य किया, क्रूरतापूर्ण कार्य किया, सिर्फ किसके लिए, स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर, है ना, किसी भी हद तक गिर जाना, जो कि भारतीय की क्वालिटी बताई गई है ना, उसमें क्वालिटी की क्या है, स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर जाना। तो ये है बेटा क्वेश्चन आंसर, और मैं कोशिश करती हूँ बेटा कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे, समझेंगे अपनी नोटबुक में। यही बेटा आप लोगों का क्या है, नोट्स है, और इनको वीडियो को देखें बेटा, अभ्यास करें। उसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस और दे रही हूँ, जो 5 क्वेश्चंस आपके हैं कि इनको आप खुद से करके करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेटा ये समझ में आएगा, टास्क रूप में है, कि आप लोगों ने चैप्टर को कितना अच्छे से समझा। और ये इतने क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि यदि आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, 20 मैंने कराए बेटा। उसके अलावा क्या है, यदि आप इनको बेटा 5 और हैं, इनको कोशिश करें, देखें कि हम कर सकते हैं, तो बेटा निश्चित रूप से आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन सुन लें, नोट कर लें। पहला क्या है आपका, रानी एलिजाबेथ द्वितीय की भारत यात्रा के समय ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी। रानी एलिजाबेथ द्वितीय की भारत यात्रा के समय ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जिसने भारत में सभी को परेशान कर दिया था। जिसने भारत में सभी को परेशान कर दिया था। सभी को मतलब कौन, जो नेता थे और अधिकारी वगैरह, उनको झूठे दिखावे के लिए वो क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि रानी आएगी और किसी विदेशी की नाक ना हो। तो इसके लिए क्या था, परेशान, यानी मूर्ति पर नाक लगनी चाहिए, मूर्ति पर नाक नहीं होगी तो हमारी नाक मिट्टी में मिल जाएगी। ये सोच थी, भारतीयों की मानसिकता थी। तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय की भारत यात्रा के समय ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जिसने भारत में सभी को परेशान कर दिया था।
जिसने भारत में सबको परेशान कर दिया था? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, जॉर्ज पंचम की नाक का किस्सा बताइए। नाक का किस्सा बताना है, नाक कैसे गायब हो गई थी, है ना। दो दल बन गए थे, नारेबाजी भाषणबाजी हुई थी, पक्ष विपक्ष। तो ये आपको बताना है कि जॉर्ज पंचम की नाक का किस्सा बताइए। नाक का किस्सा, क्या किस्सा था, नाक कैसे गायब हो गई थी? तो जॉर्ज पंचम की नाक का किस्सा बताइए, ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड है आप लोगों का कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए मूर्तिकार ने किन किन की नाक टटोली? जॉर्ज पंचम की नाक के लिए मूर्तिकार ने किन किन की नाक टटोली? स्वतंत्रता सेनानियों की देखी थी ना, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी, नेहरू, गोखले, तिलक, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह, दादा भाई नेहरूजी, है ना। काफी लोगों की क्या करी थी ना, उसने नाक टटोली थी ना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, वल्लभ भाई पटेल की, गोखले, तिलक, शिवाजी, लाला लाजपत राय, तो इन सब की क्या करी थी, उसने नाक को टटोला था। उसके अलावा उसको उतने पे भी वो थी, नहीं हार मानी। तो बिहार सचिवालय के सामने जो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो उसमें जो बच्चे शहीद हुए थे 1942 के आंदोलन में, उनकी जो मूर्तियां लगा दी गई थी, प्रतिमाएं, स्टैचू, तो उसको भी उसने नहीं छोड़ा था। टटोली का मतलब देखना। अब उसके अलावा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का, कहानी के आधार पर आपको मूर्तिकार का चरित्र कैसा लगता है? लालची, बागपटु, है ना। लालची था, चतुर चालाक था, बागपटु था, कुटिल, राजनीतिक की भांति एक अवसरवादी व्यक्ति की तरह क्या कर रहा था बेटा, मौके का पूरा फायदा उठा रहा था, है ना। सबको उल्लू बनाकर, सबको मूर्ख बनाकर क्या कर रहा था, अपना उल्लू साध रहा था। कौन साध रहा था? मूर्तिकार, पैसों के लिए, है ना। कि क्या कर रहा था, सबको बेवकूफ बना रहा था, जो नेता अधिकारी वगैरह सभापति, और क्या कर रहा था, सबको मूर्ख बनाकर अपना उल्लू साध रहा था, स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, कुटिल राजनीति की भांति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ अखबारों में वह सब प्रकाशित होता है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ अखबारों में वह सब प्रकाशित होता है? कि कुछ अखबारों में वह सब प्रकाशित होता है जो सरकारी तंत्र के काले कारनामों को छिपाता है। जो सरकारी तंत्र के काले कारनामों को छिपाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसको बेटा फिर से सुन लें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कुछ अखबारों में वह सब प्रकाशित होता है जो सरकारी तंत्र के काले कारनामों को छिपाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? बेटा मैंने बताया था ना, पैसे के लिए सब कुछ हो जाता है, फाइलें निकलती भी हैं, फाइलें दब भी जाती हैं। वही है कि पैसे के लिए क्या है कि सब कुछ है, जो छापनी होती है खबर वो छाप दी जाती है, जो नहीं छापने वाली नहीं, है ना। कई बार क्या होता है ना, उल्टी पुल्टी खबरें करके सही को गलत बनाकर, सही और गलत को सही बनाकर। अब उसके क्या कारण हो सकते हैं, आपको कारण देना है कि भाई अपना स्वार्थ के लिए ही आदमी करता है। अखबार वाले, जो समाचार पत्र वाले हैं, जो अपने लिए बैठे हुए हैं काम को, तो उनका अपना मतलब होता है। जो नेता वगैरह होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, उनसे अपना मतलब होता है उनका, तो दोनों का ही अपना मतलब होता है, स्वार्थ होता है। तो वो इसको आपको बताना है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, किस भावना से प्रेरित होकर करते हैं। तो ये है बेटा 5 क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर, आप खुद से करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों को कितना आ रहा है, क्या है। तो ये इसकी बेटा प्रैक्टिस करते रहें, कॉपी पे मेंशन करें। और इसके बाद यदि मेरी क्लास बेटा अच्छी लगी हो, लास्ट क्लास भी, तो बेटा लाइक के बटन पर क्लिक तो बनता ही है ना। उसे करना ना भूलें बेटा, मोटिवेशन के लिए भी, हम लोगों के लिए, है ना। तो उसके साथ बेटा अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करके रहे, क्योंकि ये बात तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ बेटा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस व्यक्ति को क्या बनाती है, परफेक्शन लाती है। और वही परफेक्शन हमें चाहिए बेटा, कि आप लोग हमारे हर एक शब्द को अच्छे से सुने, समझें और उसके आधार पर करें।
कुछ भी आपका छूटा नहीं, सब कुछ अच्छा करें। तो बेटा फिर वही में कि प्रैक्टिस भी करें साथ साथ बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इसी के साथ बेटा है ना, नेक्स्ट क्लास तक बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।